धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये बहुत सटीक और सच्ची कहावत है। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है। हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो और ऐश करो, ये कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते हैं। इसके परिणाम कभी भी हमारे हित में नहीं होते। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्च करते हैं। असली बुद्धिमानी पैसों को सही जगह इन्वेस्ट और सोच समझकर खर्च करने में है। यही समृद्धि जीवन का मूल मंत्र है। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन हॉशर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मतलब धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए, जो लेखक ने अपनी कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस के शानदार होटल में बतौर सेवक गुजारे। वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत सी सबक सीखी, पर जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया था वो किस्सा कुछ यूँ था। हमारे होटल में एक विशिष्ट अतिथि अक्सर आया करते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम उम्र में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख डिज़ाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है कि उन्होंने ये सब करके बहुत पैसा कमाया। उन्होंने इस सफलता की बुलंदियों को बहुत ही कम समय में छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था, पर उनका पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे मैं बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहूँगा। उनके पास अक्सर $100 के नोटों की कई गड्डी होती थी, जिसे वो हर किसी को दिखाते थे जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वे अपनी धन संपत्ति के बारे में खुलेआम जोर जोर से डींगे मारते थे। अक्सर नशे में रहते थे और किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने मेरे एक साथी को बहुत सारे पैसे दिया और कहा, पास के किसी सोनार की दुकान से सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे बाद वो और उनके कुछ चाटुकार दोस्त, जो सिर्फ दोस्तों दूसरे के पैसों पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में ये देखने के लिए फेंकते गए कि किसका सिक्का सबसे दूर जाता है, सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। कुछ दिनों बाद उनसे होटल में एक कीमती लैंप टूट गया और जब हमारे मैनेजर ने उनसे कहा कि ये $500 का है और आपको इसका हर्जाना देना होगा, तो अपनी जेब से नकदी की पूरी एक गड्डी निकाल कर उन्होंने मैनेजर के मुंह पे फेंक दी और कहा कि ये $5000 है, इसे रखो और मेरे सामने से दूर हट जाओ। खबरदार, अगर फिर से मेरा अपमान किया तो। क्या आप बता सकते हैं कि उनका ये व्यवहार कितने समय तक चलेगा? जी हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। तो सीधी सी बात है कि आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं, पर अगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए वित्तीय आपदा बन सकते हैं। अगर आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उससे उसके बोझ के तले आपकी जीवन बहुत ही मायूस हो सकती है, वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होना भी संभव है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा के और बेहद साधारण प्रतिभा रखने पर ढेर सारा धन कमाकर सिर्फ इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास वो व्यवहार कौशल था जिसका बौद्धिक उपचारों से कोई लेना देना नहीं है। यानी धन कमाना है आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। अमेरिकी एक्टर विल रोजर ने बहुत सरलता से कितनी गंभीर बात कही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो वो नहीं चाहते और उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। है ना कमाल की बात। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, अपना घर भर देते हैं बेकार की चीज़ों से, वो भी बेकार लोगों को दिखाने के लिए। कहीं आप भी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? क्या आपने रोनाल्ड जेम्स रीट का नाम सुना है? रोनाल्ड जेम्स रीट एक अमेरिकी परोपकारी और निवेशक थे। एक समय में वो चौकीदार और गैस स्टेशन पर प्रचारक भी थे। रीट का जन्म अमेरिका के एक छोटे शहर वामंट में हुआ था। अपने परिवार में हाई स्कूल तक पढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे जो
लोग उन्हें जानते थे, वो उन लोगों के लिए एक मामूली इंसान थे और उनके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वर्षों तक मामूली आमदनी में काम करने के बाद उन्हें 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। उनकी मृत्यु साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब तक इस गरीब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। उस साल जितने भी अमेरिकी की मृत्यु हुई उनमें से ऐसे लोगों की संख्या 4,000 से भी कम थी जिनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक हो। और क्या आप जानते हैं कि रोनाल्ड रीड उनमें से एक हैं? अपनी वसीयत में इस भूतपूर्व चौकीदार ने अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और स्कूलों के लिए $6 मिलियन से अधिक छोड़े। जो लोग रीड को जानते थे वो चकित थे कि किसी को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में पता चला कि उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही कोई विरासत थी। उनके पास रीड ने जितना हो सका उतना पैसा बचाया और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कई दशकों तक इंतजार किया और एक दिन उनकी छोटी सी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई। तो ये था उनकी चौकीदार से विश्वविख्यात परोपकारी बनने तक का सफ़र। और अब चलते हैं अपने इसी दूसरे उदाहरण की ओर। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति था। रिचर्ड वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। MBA की डिग्री, हार्वर्ड शिक्षित, मैरिल लिंच के कार्यकारी। रिचर्ड का फाइनेंस में बहुत सफल क्रिया था। 2000 के दशक में रिचर्ड ने एक बैंक से अपने विशाल और आलीशान बंगले का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया। इस महलनुमा घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैरेजेस थे और इनकी देखरेख का खर्चा एक महीने में लगभग $90,000 से भी अधिक था। फिर 2008 में दुनिया भर में वित्तीय संकट आया। ऐसे में बहुत अधिक कर्ज और अंतरल संपत्ति ने रिचर्ड को दिवालिया बना दिया। 2008 में उन्होंने कथित तौर पर अदालत को बताया कि उनके पास कोई आय नहीं है। पहले वो उनके पाम बीच हाउस को बंद किया गया। 2014 में ग्रीन बीच हवेली की बारी थी और आखिरकार नीलामी में उनकी सारी संपत्ति औने पौने दाम में बिक गई। इन कहानियों में आकर्षक बात यह है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी कॉलेज डिग्री, बिना किसी प्रशिक्षण, किसी पृष्ठभूमि, बिना किसी औपचारिक अनुभव और किसी कनेक्शन के किसी ऐसे को पछाड़ सकता है जिसके पास सबसे अच्छी शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और बेहतरीन कनेक्शन हो। रोनाल्ड रीड धैर्यवान था, रिचर्ड लालची था और इन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षा और अनुभव का अंतर था। फिर भी देखिए अंत में बाजी किसने मारी, है ना? सोचने लायक बात। आगे की चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहें हमारे साथ। पैसा और व्यवहार ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा सहेज पाते हैं। ये आपके लिए कितनी मेहनत करता है, आप इसे कितनी पीढ़ियों के लिए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात है जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं। आज मैं जीने का दम भरते हुए नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी VKFM 9.0 पर। आज के समय में 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे उनमें से आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं। ये विषय है स्वास्थ्य और धर्म। हम पुराने सभी इन दोनों बातों को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया कि मानव शरीर कैसे काम करता है और वस्तुतः हर कोई इसके कारण स्वस्थ है। हमें पता लग चुका है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छा जीवन संभव है। इसलिए हेल्थ और फिटनेस एक उद्योग के रूप में बेहद सफल है। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या पर्सनल फाइनेंस यानी धन निवेश, उद्योग या व्यक्तिगत वित्त एक अलग की कहानी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमाग भी बहुत ऊंचे निवेशक बन पाए हों। क्या ऐसा कोई सबूत पाया गया है? शायद नहीं। सामूहिक प्रशिक्षण यानी त्रुटि के माध्यम से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लमा और उन्नत रसायनज्ञ बनना तो सीख लिया, पर क्या इसी परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनाना सिखाया है? क्या हम खुद को कर्ज में दबे होने की कम संभावना रखते हैं? क्या आज हमारे पास किसी बुरे दिन के लिए बचत करने की संभावना है? क्या हमने अपने बुढ़ापे और सेवानिवृत्ति की सही तैयारी कर रखी है? शायद नहीं।
और वो इसलिए क्योंकि आज हमारी खुशी के लिए पैसा क्या करता है, क्या नहीं करता, इसके बारे में हमारे विचार यथार्थवादी नहीं हैं। और इसका ज़्यादातर कारण है कि हम पैसों के बारे में मनोविज्ञान की तरह यानी भावनाओं और बारीकियों के साथ नहीं सोचते हैं, बल्कि हमेशा भौतिक नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हैं। आइए जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैंने 2008 में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया। ये दुनिया भर में आए वित्तीय संकट की सुबह थी। 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। जो हो रहा था उसके बारे में लिखना ये ज़रूरी था कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो ये था कि कोई सटीक रूप से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ और क्यों हुआ। इसके बारे में क्या किया जाए इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। हर एक अच्छी व्याख्या के सामने एक ठोस खंडन था। इंजन या पुल के ढह जाने का कारण निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो टूट जाएगा। इसके पीछे की फिजिक्स में कोई विवाद नहीं है, ये कानूनों द्वारा निर्देशित है। फाइनेंस बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है। ये लोगों के व्यवहार से निर्देशित होता है और मैं जिस तरह का व्यवहार करता हूँ वो मुझे समझ में आता है। लेकिन आपको अजीब लग सकता है, जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन किया है और लिखा है, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं, सिर्फ वित्त के नाम से नहीं। ये समझने के लिए लोग भारी कर्ज के तले क्यों दब जाते हैं। आपको ब्याज दरों पर अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लालच और सुरक्षा करने की ज़रूरत है। कई बार निवेशक अपने निवेश को केवल इसलिए सस्ते में बेच देते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की ओर देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि वे अपने परिवार के भविष्य को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। ऐसे में वाल्टा का एक कथन बहुत ही अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि इतिहास खुद को कभी दोहराता नहीं है, पर आदमी हमेशा दोहराता है। इस विषय पर अभी काफ़ी चर्चा होती रहेगी, बातें और भी हैं।